आज की वीडियो के अंदर हम ये सीखेंगे कि जो हमारी वर्डप्रेस की कस्टम ब्लॉक थीम जो हम डेवलप करने जा रहे हैं उसके अंदर अगर हम एसेट्स को इंक्लूड करना चाहें तो वो हम किस तरीके से इंक्लूड कर सकते हैं। एसेट से मुराद ये है कि अगर आप अपनी थीम के अंदर कस्टम CSS कोड या कस्टम जावास्क्रिप्ट कोड या कोई कस्टम फॉन्ट्स जो हैं वो ऐड करना चाहें, ये तीन चीज़ें, या इसके अलावा इमेजेस वगैरह, ये चार चीज़ें, तो CSS फाइल्स, जावास्क्रिप्ट फाइल्स, इमेजेस और फॉन्ट्स, इनको हम एसेट्स कहते हैं। और इनको अगर आप अपनी कस्टम ब्लॉक थीम के अंदर ऐड करना चाहें तो वो आप किस तरीके से ऐड कर सकते हैं। इसके लिए वर्डप्रेस हमें कुछ हेल्पर फंक्शंस प्रोवाइड करता है जिनकी मदद से हम अपनी थीम का जो फोल्डर है उसका पाथ पहले गेट करते हैं और फिर उस पाथ के अंदर आगे रिलेटिवली जिस फोल्डर के अंदर हमारी फाइल अवेलेबल होती है, चाहे वो CSS फाइल हो, चाहे वो जावास्क्रिप्ट फाइल हो, चाहे वो फॉन्ट्स की फाइल हो, चाहे वो इमेजेस की फाइल्स हो, उनको फिर हम उस रिलेटिव पाथ को इस्तेमाल करते हुए उन हेल्पर फंक्शंस के अंदर ऐड करके तो उसको हम अपनी थीम के अंदर इंक्लूड करवा सकते हैं। तो ये कुछ हेल्पर फंक्शंस उसने यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं, जैसे गेट स्टाइल शीट URI है, इससे आप जो style.css की फाइल है उसको डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा गेट थीम फाइल URI है, इसके अंदर आप फाइल का ऑप्शनल पैरामीटर है वो अगर आप ऐड करें तो इससे आपको जो करंटली एक्टिव थीम है उसके अंदर जो उस फाइल की का जो URL बन रहा है, लिंक बन रहा है, वो आपको इससे रिटर्न हो जाता है। इसके अलावा गेट पेरेंट थीम फाइल URI है, तो इससे आपकी जो करंटली जो पेरेंट थीम एक्टिव है उसकी अगर आप यहाँ पर फाइल का ऑप्शनल पैरामीटर प्रोवाइड करें तो उस फाइल का जो URI बनती है उस थीम के रिलेटिव, उस थीम के हवाले से वो उस URI या उस लिंक को वो आपको रिटर्न कर देगा। इसके अलावा ये तो है URL गेट करने के मेथड्स। इसके अलावा अगर आप किसी थीम के अंदर किसी स्पेसिफिक फोल्डर का पाथ गेट करना चाहें तो उसके लिए हमारे पास ये दो फोल्डर्स हैं, ये दो फंक्शंस हैं, गेट थीम फाइल पाथ। इससे आपको करंटली जो एक्टिव थीम है उसका जो पाथ है आपके पूरे वर्डप्रेस के सिस्टम के अंदर वो आपको मिल जाता है। उससे आगे फिर आगे रिलेटिव जो भी आप फाइल एक्सेस करना चाहें तो आप उस पाथ के थ्रू गेट कर सकते हैं। इसके अलावा गेट पेरेंट थीम फाइल पाथ, इससे आपको जो करंटली एक्टिव थीम जो आपकी पेरेंट थीम है उसका जो फाइल पाथ है वो आपको मिल जाता है। इसके अंदर आपको चाइल्ड थीम का मिल जाएगा, अगर आप चाइल्ड थीम के अंदर से इसको एक्सेस करेंगे तो आपको चाइल्ड थीम का पाथ मिलेगा, और अगर चाइल्ड थीम नहीं है तो फिर आपको ये फॉल बैक कर देगा पेरेंट थीम के ऊपर और फिर आपको पेरेंट थीम का मिलेगा। लेकिन इस फंक्शन के थ्रू आपको जस्ट पेरेंट थीम के पर्सपेक्टिव में वो फाइल पाथ मिलता है। तो इनको आपको याद करने की जरूरत नहीं है एज सच, ना इनको रट्टा लगाने की जरूरत है, जस्ट आपको इनका आइडिया होना चाहिए कि ये कुछ हेल्पर फंक्शंस हैं जो वर्डप्रेस हमें प्रोवाइड करता है। जब भी हम किसी फाइल को इंक्लूड करवाना चाहेंगे तो अब जाहिर है पहले हमको पता होना चाहिए कि वो फाइल जिस फोल्डर के अंदर पड़ी हुई है पहले आपने उस फोल्डर का पाथ गेट करना होता है ताकि आप उस फोल्डर के अंदर पड़ी हुई फाइल को इंक्लूड करवा सकें। तो उसके लिए ये कुछ हेल्पर फंक्शंस हैं, ये आपके माइंड में होने चाहिए, ये आपको इसका कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि ये वाले फंक्शंस हैं जो हम यूज करते हैं। जब हम इनको प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के थ्रू ऐड करेंगे अपनी थीम के अंदर, जब हम डेमो थीम का प्रैक्टिकल इसका करेंगे तो उस टाइम पे आपको इन सारे फंक्शंस को हम यूज करके भी देखेंगे। इसके अलावा अब जैसे मैंने पहले बताया एसेट से मुराद ये है कि आपने कोई कस्टम CSS का कोड लिखा हुआ है, किसी फाइल के अंदर रखा हुआ है आपने, और अपनी थीम के अंदर आपने उसके लिए एक अलग से फोल्डर CSS के लिए बनाया हुआ है और उसके अंदर आपके जितनी CSS की फाइल्स हैं वो आपने रखी हुई हैं। उसके अंदर अगर उस CSS के फोल्डर के अंदर अगर आपकी कोई फाइल पड़ी हुई है और उसको आपने इंक्लूड करवाना हो तो वो आप किस तरीके से करवा सकते हैं। सबसे पहली चीज जो आपने नोट करनी है वो ये कि वर्डप्रेस हमें एक फंक्शन प्रोवाइड करता है WP-enqueue स्टाइल के नाम से। इस फंक्शन को यूज करके आप जितनी भी CSS की फाइल्स हैं वो इंक्लूड करवा सकते हैं। उसके कुछ ये पैरामीटर्स हैं जो उसने यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं, उनकी डिटेल्स भी आगे उसने यहाँ पर बताई हुई हैं। तो ये बेसिक आपका फंक्शन है जिसके जरिए आप CSS की फाइल को ऐड कर सकते हैं। आगे इसकी एग्जाम्पल भी हम देखते हैं कि स्पेसिफिकली इस फंक्शन को हम किस तरीके से यूज करते हैं। यहाँ पर उसने उसके पैरामीटर बताए हुए हैं। डॉलर हैंडल, ये बेसिकली उसका एक यूनिक नेम होता है। जो भी CSS की फाइल आप ऐड कर रहे हैं उसका आपने एक यूनिक नेम दे देना है, उसको हम हैंडल बोलते हैं। वो लेटर ऑन अगर आप उस फाइल को लेटर ऑन किसी और फंक्शन के अंदर यूज करना चाहें तो आप जस्ट उसका हैंडल यूज कर लेंगे। फिर डॉलर सोर्स, ये उसका पाथ होता है, यानी आपकी थीम के अंदर किस स्पेसिफिक फोल्डर के अंदर वो फाइल पड़ी हुई है, तो ये आपने सोर्स उसका बताना होता है।
तीसरा है डिपेंडेंसी अरे। तो ये बेसिकली बताता है वर्डप्रेस को कि ये जो फाइल है स्टाइल शीट या सीएसएस फाइल, ये किन और फाइल्स के ऊपर डिपेंड कर रही है। फिर ये आपका वर्जन होता है $var, इसके जरिए आप बताते हैं ये जो फाइल है इसका वर्जन क्या है। वर्जनिंग बेसिकली यूज होती है इसकी कैशे की हैंडलिंग के लिए। आप जानते हैं कि सीएसएस का कोड हो या जावास्क्रिप्ट का कोड हो, उनकी जितनी फाइल्स होती हैं वो वर्डप्रेस उनको कैशे के अंदर स्टोर कर लेता है। तो जब आपने उस थीम को अपडेट किया, उसके अंदर कोई नया कोड ऐड किया, तो अब आप ये चाहते हैं कि हमारी जो ऑलरेडी कैशे के अंदर क्लाइंट के या यूजर के कैशे के अंदर जो उसका वर्जन स्टोर्ड है, उसके बजाय इसकी फ्रेश कॉपी ऐड होनी चाहिए। तो आप सिंपली इस वर्जन को अपडेट कर देंगे। तो जैसे ये वर्जन अपडेट होगा तो वर्डप्रेस को पता चल जाएगा कि अब इस फाइल के अंदर फ्रेश कोड है, तो मैंने बजाय इसके कि कैश्ड फाइल को यूज करूं, मैंने इसकी जो न्यू वर्जन है उसको मैंने लोड करना है। तो कैशे को रिमूव करने के लिए और फ्रेश कोड को ऐड करने के लिए आप इस वर्जन के पैरामीटर को यूज कर सकते हैं। इसको आपने अपडेट कर देना है अगर आपने इस फाइल को चेंज किया है। फिर उसके बाद मीडिया है। ये ऐसे ही है जैसे आप मीडिया क्यूरीज होती हैं मुख्तलिफ स्क्रीन साइजेस के लिए और मुख्तलिफ डिवाइसेस के लिए आप मुख्तलिफ सीएसएस की कोड को यूज करते हैं। तो उस पर्पज के लिए आपके पास ये एक पैरामीटर अवेलेबल है। इसके जरिए आप बता सकते हैं ऑल का पैरामीटर इसकी ऑप्शन हो सकती है जो डिफॉल्ट होती है, मीन्स के सारे सिनेरियोज के अंदर ये लोड होगी। या आप उसको बता सकते हैं कि ये किसी पर्टिकुलर स्क्रीन पे होगी, या आप बता सकते हैं कि ये जस्ट प्रिंट के लिए है, इसके अंदर जो कोड सीएसएस का लिखा हुआ ये प्रिंट करते वक्त अप्लाई होगा, या हैंड हेल्ड डिवाइसेस के लिए ये जस्ट यूज होगा। फिर उसने यहाँ पर एक एग्जांपल मेंशन किया है कि लेट्स से आपकी थीम फाइल के अंदर एक एसेट्स का फोल्डर है, उसके अंदर आगे सीएसएस का फोल्डर है और उसके अंदर आपकी एक एग्जांपल डॉट सीएसएस की फाइल पड़ी हुई है। तो वो आप किस तरीके से लोड कर सकते हैं ये उसने बताया। सबसे पहले तो वही WPNQ स्टाइल का फंक्शन है जो हम यूज करेंगे। ये उसका यूनिक नेम उसने दे दिया इसको, आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपकी थीम स्लग आएगी, ये आपकी हर थीम की अलग अलग होती है। ये भी एक यूनिक कैरेक्टर्स होते हैं जो आपकी थीम के हवाले से होंगे और ये यूनिक होना चाहिए। और इसको फिर थीम स्लग को आप हर फंक्शन के अंदर और हर क्लास के अंदर जो आप कस्टम ऐड करेंगे उनके अंदर उनके स्टार्ट में आपने ऐड कर देना है, ताकि ये बाकी जो थीम्स हैं या बाकी जो प्लगइन्स हैं उनके साथ इसका कॉन्फ्लिक्ट ना हो। तो कॉन्फ्लिक्ट्स को अवॉइड करने के लिए नेम्स के स्टार्ट में हम ये स्लग ऐड करते हैं। तो ये आपकी थीम स्लग, और उसके बाद आप इसको एक यूनिक नेम दे सकते हैं। जैसे उसने इसको एग्जाम्पल दिया है, आप इसको यूनिक बनाने के लिए कोई भी नेम दे सकते हैं। फिर सेकंड सोर्स का पैरामीटर होता है। तो सोर्स के पैरामीटर में उसने बताया कि ये जो फाइल है ये पड़ी कहां पर हुई है। सबसे पहले उसने इस हेल्पर फंक्शन को यूज किया जो हम ऊपर डिस्कस कर रहे हैं, गेट पेरेंट थीम फाइल यूआरआई। ये मोस्ट केसेस के अंदर ये यूज होता है, यानी पेरेंट थीम का फाइल की यूआरआई आपको मिल जाएगी। तो फाइल का पैरामीटर उसने बताया हुआ है कि कौन सी फाइल की यूआरआई आपको चाहिए। तो एसेट्स के अंदर, एसेट्स के फोल्डर के अंदर सीएसएस का फोल्डर है, उसके अंदर ये हमारी सीएसएस की फाइल पड़ी हुई है। तो ये हमने इसको पैरामीटर स्ट्रिंग के थ्रू पास कर दिया। तो इससे क्या होगा कि ये वाला फंक्शन जो है ये हमें बताएगा कि इस पेरेंट थीम जो है इस टाइम पे करंटली एक्टिव है, उस थीम के अंदर इस फाइल की यूआरआई यानी उसका जो लिंक बन रहा है वो इसको रिटर्न कर देगा, और वही इसका सोर्स लिंक है तो जो इस फंक्शन को रिक्वायर्ड है। फिर आगे डिपेंडेंसी अरे है, वो इसने एम्प्टी छोड़ा हुआ है कि ये जो फाइल है ये किसी और सीएसएस फाइल के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही। फिर नेक्स्ट वर्जन बताना होता है। तो वर्जन आप मुख्तलिफ तरीकों से बता सकते हैं। आप वर्डप्रेस का वर्जन भी यूज कर सकते हैं, आप इसको डिफॉल्ट स्ट्रिंग के थ्रू भी पास कर सकते हैं, जैसे 1.0.0 इस तरीके से करके, या इसको डायनामिक बनाने के लिए आप इसको ये गेट कर रहा है जो आपकी थीम का वर्जन है। तो थीम जो आपकी बना रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं, उसका वर्जन कैसे गेट करते हैं, उसके लिए आपको वर्डप्रेस एक फंक्शन प्रोवाइड करता है WP गेट थीम के नेम से, और उसके अंदर आप गेट का फंक्शन यूज करके उसके अंदर वर्जन का पैरामीटर बताते हैं कि हमें इस करंटली जो थीम है हम डेवलप कर रहे हैं या एक्टिव है उसका हमें वर्जन चाहिए। तो ये आपको डायनामिकली वर्जन दे देता है। ये वर्जन कहां पर स्टोर्ड होता है, ये अगर आप अपनी थीम के अंदर किसी भी थीम के अंदर आए, style.css के अंदर आप इसके स्टार्ट में बताते हैं कि इस थीम का वर्जन क्या है। जैसे ये वाला पैरामीटर है वर्जन 1.0, तो इसको वो गेट कर रहा है उस फंक्शन के थ्रू जो वर्डप्रेस हमें प्रोवाइड करता है। इसको अगर आप अपडेट करेंगे तो नेक्स्ट टाइम जब आप इस फंक्शन को रन करेंगे तो आपको वो अपडेटेड वर्जन जो है वो मिल जाएगा। तो इस फंक्शन को यूज करने का फायदा ये है कि इससे ये होगा कि जैसे ही आप अपनी थीम का नया वर्जन रिलीज करेंगे तो जो प्रीवियस वर्जन होगा उसकी फाइल जितनी भी कैशे के अंदर स्टोर्ड होंगी वो सारी रिमूव हो जाएंगी, और उसके जो अपडेटेड वर्जन हैं फाइल्स के वो अब लोड होना शुरू हो जाएंगे।
तो ये एक अच्छा यूनिक हेल्पर फंक्शन है, यूजफुल फंक्शन है। इसी को अगर आप यूज करें तो इससे आप अपनी जो फाइल्स हैं उनको एफिशिएंटली यूज कर सकते हैं। फिर आगे मीडिया का पैरामीटर है, उसमें उसने बताया हुआ है ऑल, यानी ये सारे केसेस के अंदर ये वाली जो CSS फाइल है ये लोड होगी। ठीक है, तो ये उसकी एक एग्जांपल दी है। अब ये तो है कि आपने इस फाइल को लोड कैसे करना है, उसके लिए ये फंक्शन है। अब अगली चीज जो आपने बतानी है कि इस फाइल को वर्डप्रेस जब लोड हो रहा है तो उसके अंदर किस पॉइंट के ऊपर आपने इस फाइल को लोड करना है, यानी हुक बतानी है आपने कि किस हुक के साथ आपने इसको अटैच करना है इस CSS फाइल को। तो हुक्स और फिल्टर्स का हमने पिछली वीडियो के अंदर थोड़ा सा इसका ब्रीफ सा ओवरव्यू लिया था। तो अब जैसे अगर आपने इसको लोड करना है वर्डप्रेस के सिनेरियो के अंदर, तो उसके लिए जो एक्शन हुक हम यूज करते हैं वो है WP-enqueue स्क्रिप्ट्स की। ये सारे केसेस के अंदर हम यही यूज करते हैं, चाहे आपकी CSS फाइल हो चाहे आपकी जावास्क्रिप्ट फाइल हो, उसको हम इसी वर्डप्रेस की हुक के साथ अटैच करते हैं। इस हुक के साथ हमने ये कस्टम फंक्शन अटैच कर दिया, थीम स्लग एनक्यू स्टाइल्स। इस फंक्शन के अंदर हम अपने वो सारे स्टाइल्स और अपनी वो सारी स्क्रिप्ट फाइल्स ऐड कर सकते हैं जिनको हम अटैच करना चाहते हैं। उसी तरीके से जैसे आप देखें ये हमारा कस्टम फंक्शन है, तो हर कस्टम फंक्शन के स्टार्ट में आपने थीम स्लग को जरूर ऐड करना है ताकि वो दूसरी थीम्स के साथ उसका कॉन्फ्लिक्ट ना आए। ये हमने इस फंक्शन का नेम दे दिया, यही नेम हमने यहाँ पर यूज कर दिया। तो बेसिकली इस एक्शन हुक के साथ हम अपने इस कस्टम फंक्शन को अटैच कर रहे हैं, और इस फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, वो ये फंक्शन है। ठीक है, वही नेम हमने यहाँ पर यूज किया है। अब इस फंक्शन के अंदर हम बता रहे हैं कि जैसे ही ये फंक्शन रन होगा, ये फंक्शन कब रन होगा, जैसे ही इस हुक के साथ ये हुक जो है इसका कोड जैसे ही रन होगा तो ये वाला फंक्शन रन हो जाएगा। यानी वर्डप्रेस जिस टाइम पे स्क्रिप्ट्स को लोड करेगा उस टाइम पे हमारा ये वाला फंक्शन भी रन होगा। और इस फंक्शन के थ्रू फिर हम बताते हैं कि ये वाली जो स्टाइल शीट है या CSS फाइल है वो हम लोड करना चाहते हैं। वो हम ऊपर एग्जांपल डिस्कस कर रहे हैं किस तरीके से आप सारे पैरामीटर्स ऐड करते हैं। इस एग्जांपल के अंदर उसने जस्ट 2 पैरामीटर्स ऐड किए जो जरूरी होते हैं, बाकी सारे ऑप्शनल हैं, वो अगर आप ना भी ऐड करें तो उससे कोई इश्यू नहीं होता। इस एग्जांपल के अंदर उसने जो हमारी डिफॉल्ट style.css की फाइल है उसको लोड करना बताया है कि वो हम किस तरीके से लोड कर सकते हैं। वो हमने ऊपर डिस्कस किया था कि उसके लिए वर्डप्रेस हमें एक हेल्पर फंक्शन प्रोवाइड करता है गेट स्टाइल शीट URI के नाम से। तो ये वाला फंक्शन उसने यूज किया है जिससे आपको इस फाइल की URI मिल जाती है style.css, जो इसकी डिफॉल्ट वर्डप्रेस के अंदर अवेलेबल होती है। जैसे ये वाली फाइल है style.css, तो इसकी अगर आपने URI गेट करनी हो, इसका सोर्स गेट करना हो, तो उसके लिए वर्डप्रेस हमें ये वाला हेल्पर फंक्शन प्रोवाइड करता है गेट स्टाइल शीट URI। और इसको उसने यूनिक नेम जो दिया है वो थीम डैश स्लग डैश स्टाइल है। और थीम स्लग वो वेरी करेगा, आपकी थीम पे डिपेंड करेगा कि आपने अपनी थीम के लिए कौन सा स्लग यूज कर रहे हैं। वही आप थ्रू आउट फिर यूज करते हैं सारी फंक्शंस के अंदर और सारे नेम्स के अंदर। तो पहले थीम स्लग और उसके बाद उसने उसका नेम दे दिया स्टाइल और उसका सोर्स बता दिया। style.css का सोर्स हमें इस फंक्शन से मिल जाता है, तो वो फंक्शन उसने जस्ट इसको दे दिया। अब क्या होगा कि जैसे ही इस हुक के साथ हमारा ये वाला फंक्शन रन होगा तो हमारी जो style.css की फाइल है वो लोड हो जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से अब एक और एग्जांपल उसने दी है कि लेट्स से आपकी एक स्टाइल की फाइल भी आपने लोड करनी है, वो उसने इस तरीके से लोड कर दी। ठीक है, वही पिछले वाला कोड है, ये सारा रिपीट हो रहा है। जस्ट उसने ये एग्जांपल दिया है कि इसके अंदर आप style.css के अलावा वो कह रहा है कि अगर लेट्स से ये तो आपकी style.css की फाइल है ना जो आपने ये वाली लोड की है, इसके अलावा वो कहता है कि अगर लेट्स से एसेट्स का फोल्डर है आपका, उसके अंदर आपने CSS का फोल्डर बनाया हुआ है और उसके अंदर आपकी कोई और स्पेसिफिक फाइल पड़ी हुई है, जैसे इस केस में editor-style.css है। तो इसी तरह वो कहता है कि अगर आपके इस CSS के फोल्डर के अंदर primary.css के नेम से एक फाइल एग्जिस्ट कर रही हो, उसको अगर आप लोड करना चाहें तो वो आप किस तरीके से करेंगे। तो वो उसने यहाँ पर इसका कोड लिखा हुआ है और इसको उसने यूनिक नेम दिया theme-select-primary, और इसको उसी तरीके से वही उसने हेल्पर फंक्शन यूज किया है जिससे आपको पेरेंट थीम का URI मिल गई। और पेरेंट थीम की जब URI मिली तो पेरेंट थीम की URI मिलने का मतलब होता है कि आप यहां तक पहुंच गए हैं कोडो डैश थीम के अंदर। फिर आपने आगे बताना होता है कि इस थीम के अंदर उस फाइल का पाथ क्या है। तो इस थीम के अंदर एसेट्स का फोल्डर है, एसेट्स के अंदर CSS का फोल्डर है, उसके अंदर वो वाली फाइल है primary.css। हमारे केस में वो एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन उसने एक एग्जाम्पल दी है।
तो उसके केस में इस CSS के फोल्डर के अंदर ये वाली फाइल पड़ी हुई है primary.css, जिसको वो लोड कर रहा है। इसी तरीके से नेक्स्ट आगे उसने मेंशन किया है कि अब ये तो था ना कि अगर आपका जो कोड है वो किसी फाइल के अंदर पड़ा हुआ है और उस फाइल को आपने लोड करना है, तो उसका मेथड उसने यहाँ पर डिस्कस किया। बाज़ औक़ात आपने देखा होगा कि आप इनलाइन स्टाइल्स भी ऐड करते हैं अपने HTML के कोड के अंदर, हेड टैग के अंदर आप कस्टम CSS के कोड को ऐड करते हैं इनलाइन वे के अंदर। तो अगर आपने CSS कोर्स किया हुआ है तो आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं कि इनलाइन स्टाइल्स क्या होते हैं और वो किस तरीके से ऐड किए जाते हैं हेड टैग के अंदर। तो वर्डप्रेस के अंदर अगर आप इनलाइन स्टाइल्स ऐड करना चाहते हैं तो उसके लिए वर्डप्रेस हमें फंक्शन प्रोवाइड करता है WP add inline style। इसके अंदर भी पहले आपने हैंडल बताना होता है, वो आप किसी भी CSS फाइल का हैंडल बता सकते हैं, यूनिक नेम वो आप बता सकते हैं, और फिर उसके बाद आपका एक्चुअल वो CSS का कोड आता है जो आप इनलाइन वे के अंदर हेड टैग के अंदर ऐड करना चाहते हैं। यहाँ पर उसने उसकी एक एग्जांपल दी है, वही पिछले वाली एग्जांपल को वो लेकर चल रहा है कि सबसे पहले उसने style.css की फाइल को इंक्लूड करवाया है, एनक्यू करवाया है। फिर उसने अपने प्राइमरी जो कस्टम CSS का कोड लिखा हुआ था, अपनी फाइल जो primary.css की थी उसको लोड करवाया है, और फिर नेक्स्ट उसने अपना इनलाइन कोड ऐड किया है। और इनलाइन कोड ऐड करने के लिए आप पहले उसको यूनिक जो नेम है वो प्रोवाइड करते हैं, वो आप किसी भी ऊपर वाली फाइल का यूज कर सकते हैं। तो इसने इसका यूज किया है theme-slug-primary। तो ये उसने एज अ नेम यूज कर लिया, और फिर आपका CSS कोड जो आप इनलाइन वे के अंदर ऐड करना चाहते हैं, यहाँ पर आप कोई भी कस्टम CSS का कोड लिख सकते हैं। इसने जस्ट ये किया है कि बॉडी का बैकग्राउंड कलर जो है वो चेंज किया है इनलाइन स्टाइल के थ्रू। तो इस तरीके से आप इनलाइन स्टाइल जो है वो अपनी ब्लॉक थीम के अंदर ऐड कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारे पास कुछ एडिटर स्पेसिफिक स्टाइल्स भी होते हैं जो आपके एडिटर के अंदर जस्ट लोड होते हैं। जो पीछे हमने एग्जांपल देखी है ये वाले जितने भी स्टाइल्स हैं ये कब लोड होंगे, ये आपके फ्रंट एंड साइड पे लोड होंगे जब आप अपनी वेबसाइट को व्यू करेंगे। फ्रंट एंड पे जब भी कोई भी क्लाइंट या यूजर आपकी वेबसाइट को विजिट करेगा तो उस टाइम पे ये वाले स्टाइल्स लोड होंगे। कुछ स्टाइल्स ऐसे होते हैं जो जस्ट आपके एडिटर स्पेसिफिक होते हैं, जैसे अगर आप किसी पेज को क्रिएट कर रहे हैं या आप उस पेज के अंदर ब्लॉक्स ऐड कर रहे हैं, कुछ ब्लॉक स्पेसिफिक स्टाइल्स होते हैं, कुछ एडिटर स्पेसिफिक स्टाइल्स होते हैं। तो वो आप किस तरीके से ऐड कर सकते हैं उसका नेक्स्ट उसने प्रोसीजर बताया है। तो अगर आप एडिटर के स्पेसिफिक कुछ स्टाइल्स आपके हैं वो अगर आप लोड करना चाहते हैं तो वो आप किस तरीके से ऐड कर सकते हैं, उसके लिए वर्डप्रेस हमें फंक्शन प्रोवाइड करता है ऐड एडिटर स्टाइल का। ठीक है, उसके अंदर आपने जस्ट उस CSS का जो नेम है वो आपने बताना होता है, उसी तरीके से उसका पाथ वगैरह आपने बताना होता है। तो इसको हम कैसे ऐड करते हैं, तो यहाँ पर उसने इसकी एक एग्जांपल दी है कि लेट से आपके जो एडिटर के स्टाइल्स हैं वो इसी फाइल के अंदर पड़े हुए हैं style.css के अंदर, तो वो आप किस तरीके से फिर ऐड करेंगे। तो वो आपने स्पेसिफिकली बताना होता है कि हमारे जो एडिटर के स्टाइल्स हैं वो इस फाइल के अंदर पड़े हुए हैं। अगर आप बताएंगे नहीं तो वर्डप्रेस उसको लोड नहीं करेगा एडिटर के अंदर, जस्ट उसको वो फ्रंट एंड के अंदर लोड कर देगा। जैसे पिछले केस में हमने जब CSS की फाइल को लोड करवाया था तो वो वाली style.css जो है वो जस्ट उसके फ्रंट एंड पे लोड होगी। अगर आप ये बताना चाहते हैं वर्डप्रेस को कि इसी के अंदर आपके एडिटर के स्टाइल्स भी हैं तो फिर आपको स्पेसिफिकली उसको बताना होगा। वो कैसे बताते हैं वर्डप्रेस को, वो आप इस फंक्शन को यूज करेंगे ऐड एडिटर स्टाइल, उसके अंदर आप उस फाइल का पाथ बताएंगे जिसके अंदर आपके एडिटर स्पेसिफिक CSS कोड अवेलेबल है। तो ये इस केस में हमारे केस में ये style.css के अंदर है। तो इसका पाथ हम कैसे गेट करते हैं, जैसे हमने पीछे इसको डिस्कस किया, उसके लिए वर्डप्रेस हमें फंक्शन प्रोवाइड करता है गेट स्टाइल शीट URI। इतना जस्ट फंक्शन अगर आप इसको लिख देंगे तो इससे वर्डप्रेस को पता चल जाएगा कि मैंने इस फाइल को लोड करना है। फिर नेक्स्ट उसने इस एग्जांपल के अंदर बताया कि अगर आपके जो एडिटर के स्टाइल्स हैं वो दो फाइल्स के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, यानी style.css के अंदर भी कुछ कोड लिखा हुआ है एडिटर स्पेसिफिक और कुछ कोड primary.css के अंदर लिखा हुआ है जो एडिटर स्पेसिफिक है। तो इन दो को आप किस तरीके से लोड करेंगे, तो उस केस में हम अरे यूज करते हैं। उसी तरीके से ऐड एडिटर स्टाइल का फंक्शन हम यूज करेंगे, उसके अंदर फिर हम अरे के थ्रू उन दोनों फाइल्स के सोर्सेज बता देंगे। तो style.css का सोर्स हम कैसे गेट करते हैं, उसके लिए गेट स्टाइल शीट URI यूज करते हैं, और इस कस्टम CSS को कैसे लोड करवाना है उसके लिए फिर उसने वही फंक्शन हेल्पर फंक्शन यूज किया है गेट पेरेंट थीम फाइल URI, जिससे आप पेरेंट फोल्डर तक पहुंच गए। फिर उसके अंदर एसेट्स का फोल्डर है, CSS का फोल्डर है, और उसके अंदर आपकी primary.css पड़ी हुई है। तो इस तरीके से आपने इस फाइल का पाथ भी बता दिया। तो इस तरीके से अब वर्डप्रेस को पता चल जाएगा कि मैंने इन दोनों फाइल्स को एडिटर के अंदर भी लोड करवाना है।
एडिटर क्या होता है? जब आप पेज को एडिट करते हैं, किसी भी पेज को जब आप एडिट करते हैं तो ये उसका एडिटर है। तो इसके अंदर भी अब वो वाले स्टाइल्स जो हैं वो अप्लाई हो जाएंगे। तो ये क्यों जरूरी होता है? क्योंकि आप यूजर को एक कंसिस्टेंट लुक देना चाहते हैं कि जैसे स्टाइल्स उसको फ्रंट एंड पे नजर आ रहे हैं वैसे ही उसको एडिटर के अंदर भी एडिट करते हुए नजर आने चाहिए। तो इसलिए हम इसको एडिटर के अंदर भी लोड करवाते हैं। फिर नेक्स्ट है कि अगर आपकी ब्लॉक स्पेसिफिक कुछ स्टाइल्स हैं तो वो आप किस तरीके से लोड करवा सकते हैं। इसको उसने यहाँ पर कोई एग्जांपल्स वगैरह नहीं दी। उसकी वजह यह है कि उसको वो डिटेल के अंदर लेटर ऑन डिस्कस करेंगे हम, जब हम इस सेक्शन के अंदर जाएंगे, यानी फीचर्स के अंदर जब हम ब्लॉक स्टाइल्स को डिस्कस करेंगे इस टॉपिक के अंदर, फिर हम उसको डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे कि अगर आपके ब्लॉक से रिलेटेड ब्लॉक्स क्या होते हैं वर्डप्रेस के अंदर। जब आप कोई कंटेंट ऐड करना चाहते हैं तो आप मुख्तलिफ ब्लॉक्स का यूज करते हैं। जैसे इस केस में हमारे पास मुख्तलिफ ब्लॉक्स अवेलेबल हैं। अगर आप लेट्स से किसी एक स्पेसिफिक ब्लॉक को यूज करें, हेडिंग ब्लॉक है, इसको आपने यूज कर लिया। अब लेट्स से कि आपकी थीम है, उसके अंदर आप हेडिंग्स के लिए कोई स्पेसिफिक स्टाइल यूज कर रहे हैं, कुछ कस्टम स्टाइल यूज कर रहे हैं, तो वो आप किस तरीके से लोड करवाएंगे उसकी बात हो रही है। तो उसके लिए वर्डप्रेस हमें एक फंक्शन प्रोवाइड करता है WPEnQ ब्लॉक स्टाइल के नेम से। इस फंक्शन को यूज करके हम वो ब्लॉक स्पेसिफिक जो स्टाइल्स हैं उनको लोड कर सकते हैं। वो फिर हम लेटर ऑन इस सेक्शन के अंदर जब हम जाएंगे तो उसको डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे। फिर नेक्स्ट है हमारे पास कि जावास्क्रिप्ट फाइल्स को अगर आप लोड करवाना चाहते हैं तो वो किस तरीके से करवा सकते हैं। ये भी प्रोसीजर ऑलमोस्ट सेम है जैसे हमने CSS फाइल्स को लोड करवाया था। जस्ट इसका थोड़ा सा एक तो फंक्शन का नेम डिफरेंट है और दूसरा एक और पैरामीटर है जो इजाफी है, वो हम उसकी तफसील को डिस्कस करेंगे। बाकी सारा प्रोसीजर वही है जो हम ऊपर डिस्कस कर आए हैं। तो जावास्क्रिप्ट कोड को लोड करने के लिए WPEnQ स्क्रिप्ट का फंक्शन है जो वर्डप्रेस हमें प्रोवाइड करता है। CSS फाइल के लिए क्या था? WPEnQ स्टाइल के नेम से। और यहाँ पर हमारे पास जावास्क्रिप्ट कोड के लिए फंक्शन का नेम है WPEnQ स्क्रिप्ट। तो इस फंक्शन को यूज करके हम फाइल को जावास्क्रिप्ट फाइल को कस्टम जावास्क्रिप्ट फाइल को लोड कर सकते हैं। उसी तरीके से पहले आप हैंडल बताएंगे, उसका सोर्स बताएंगे सेकंड नंबर पे, फिर डिपेंडेंसी अरे। अब कुछ जावास्क्रिप्ट फाइल्स होती हैं वो jQuery पे डिपेंड कर रही होती हैं, तो उसको आप फिर इस डिपेंडेंसी अरे के अंदर बताएंगे कि मेरा ये जो जावास्क्रिप्ट कोड है ये इस jQuery के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो स्ट्रिंग्स के अंदर आप jQuery का वर्ड लिख देंगे तो उससे वर्डप्रेस को पता चल जाएगा कि ये कोड जो है ये jQuery पर डिपेंड कर रहा है। या इसके अलावा और जो वर्डप्रेस के डिफॉल्ट स्क्रिप्ट्स हैं उनके ऊपर अगर आपका कोड डिपेंड कर रहा है तो वो आप डिपेंडेंसी अरे के अंदर ऐड कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट आपने उसी तरीके से उसका वर्जन बताना होता है ताकि आप अगर इस वर्जन को अपडेट करें तो आपकी जो कैशे के अंदर ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है फाइल वो रिमूव हो जाए और आपका जो फ्रेश कोड है वो लोड हो जाए। फिर इसके अंदर एक इजाफी एक पैरामीटर है जो CSS के केस में नहीं था, वो है in_footer। तो इससे आप बताते हैं कि आप इस जावास्क्रिप्ट कोड को फुटर के अंदर रन करवाना चाहते हैं या नहीं। तो बेटर वे और रिकमेंडेड वे यही होता है कि आप इसको फुटर के अंदर ही लोड करवाएं, क्योंकि अगर आप उसको हेड के अंदर लोड करवाएंगे तो वो लोडिंग टाइम जो है वो उसका वो इंक्रीज कर जाता है और वो कोई एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं होती। तो इसको आपने बाय डिफॉल्ट ये फॉल्स होता है, इसको आपने ट्रू कर देना है अगर आप उसको फुटर के अंदर लोड करवाना चाह रहे हैं। तो ये सारी डिटेल उसने इसकी यहाँ पर मेंशन की हुई है। तो इसकी एक एग्जांपल भी उसने मेंशन की हुई है। लेट्स से कि आपका जो कस्टम जावास्क्रिप्ट फाइल है वो यहाँ पर एक एसेट्स के फोल्डर के अंदर JS का फोल्डर है, उसके अंदर आपकी ये फाइल एग्जिस्ट करती है, तो उसको आप किस तरीके से लोड करवा सकते हैं। उसी तरीके से उसने उसका यूनिक नेम दिया, उसका पाथ बताया, डिपेंडेंसी अरे किसी पे डिपेंड नहीं करता, उसका वर्जन बता दिया और ट्रू कर दिया, मीन्स के वो इसको फुटर के अंदर लोड करवाना चाहता है। उसी तरीके से अगर आप की कुछ जावास्क्रिप्ट फाइल्स हैं जो जस्ट आप फ्रंट एंड पे लोड करवाना चाहते हैं, उसके लिए आप उसी हुक को यूज करेंगे जो हम स्टाइल्स के केस में यूज कर रहे थे। उसके साथ आपने वो वाला एक कस्टम फंक्शन अटैच कर दिया। इस कस्टम फंक्शन के थ्रू आप अपने सारे जितनी भी कस्टम जावास्क्रिप्ट की फाइल्स हैं उनको अटैच करवा सकते हैं। फिर अगर आप उसी तरीके से इनलाइन जावास्क्रिप्ट कोड हेड सेक्शन के अंदर ऐड करना चाहते हैं तो उसके लिए WP add inline स्क्रिप्ट का फंक्शन है जो हम यूज कर सकते हैं। और इसके अंदर आप उसी तरीके से हैंडल यानी उसका यूनिक नेम बताएंगे, फिर आपका जावास्क्रिप्ट कोड जो आप रन करना चाहते हैं वो बताएंगे और फिर पोजीशन आप बताएंगे कि आप इसको आफ्टर या बिफोर, इसकी दो ऑप्शंस होती हैं। जो हैंडल आप यूज कर रहे हैं, जो जावास्क्रिप्ट की फाइल जिसके थ्रू आप इसको अटैच करना चाहते हैं उसका बताना है आपने कि इस फाइल के बाद आपने इसको रन करना है या इससे पहले आपने रन करना है, जो आपने हैंडल के अंदर बताया है। तो लेट्स से कि आपकी एक फाइल थी जो अभी हमने नेविगेशन के लिए लोड करवाई एग्जाम्पल के थ्रू, उसकी स्लग ये थी और फिर आपने एक इनलाइन स्क्रिप्ट कस्टम कोड भी लिखा है, उसको आपने स्लग दे दी ये वाली।
तो अब ये आप बताएंगे और फिर आपने उसका कस्टम कोड भी लिख दिया, ठीक है। तो अब आपने ये बताना होता है कि आपने इस कस्टम कोड को कब लोड करवाना है। तो बाय डिफॉल्ट ये आफ्टर इसकी वैल्यू होती है, मींस के जब ये वाली फाइल लोड हो जाए उसके बाद आपने इस इन लाइन स्क्रिप्ट को लोड करना है। और अगर आप इसको बिफोर करना चाहते हैं तो फिर आप बिफोर लिख देंगे, तो फिर ये इससे पहले रन हो जाएगा, इस फाइल्स के लोड होने से पहले ये वाला कोड रन हो जाएगा। और फिर नेक्स्ट है हमारे पास एडिटर जावास्क्रिप्ट। अगर आप एडिटर स्पेसिफिक कुछ जावास्क्रिप्ट कोड का ऐड करना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास ये वाली हुक होती है जिसको आप यूज कर सकते हैं, एनक्यू ब्लॉक एडिटर एसेट्स, ठीक है। इस हुक को अगर आप यूज करेंगे तो इस हुक के थ्रू आप एडिटर स्पेसिफिक जावास्क्रिप्ट कोड ऐड कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट उसने मेंशन किया है कि अगर आप इमेजेस को लोड करना चाहते हैं तो वो आप किस तरीके से करेंगे। सेम वही हेल्पर फंक्शन है, गेट पेरेंट थीम फाइल यूआरआई, इसके थ्रू आप अपनी इमेजेस को लोड कर सकते हैं। जस्ट आपने बता देना है कि आपके किस फोल्डर के अंदर वो इमेज पड़ी हुई है। तो जस्ट यहाँ पर बता रहा है एसेट्स का फोल्डर है, इमेजेस का फोल्डर है, उसके अंदर ये आपकी इमेज फाइल पड़ी हुई है जिसको आपने लोड करना है। फिर नेक्स्ट उसने बताया कि अगर आप फॉन्ट्स को लोड करना चाहते हैं तो वो आप किस तरीके से कर सकते हैं। तो फॉन्ट्स जो हैं ब्लॉक थीम के अंदर वो हम थीम डॉट जेसन के थ्रू उसको इंप्लीमेंट करते हैं। वो हम लेटर ऑन जब ग्लोबल सेटिंग्स एंड स्टाइल्स के अंदर जब थीम डॉट जेसन का टॉपिक डिस्कस करेंगे तो उसके अंदर हम इसको डिटेल के अंदर डिस्कस कर लेंगे। यहाँ पर उसने इसकी कोई एग्जांपल मेंशन नहीं की। तो कंक्लूड करते हैं, इस वीडियो के अंदर ही हमने ये सीखा कि अगर आप अपनी वर्डप्रेस की ब्लॉक थीम के अंदर एसेट्स को इंक्लूड करवाना चाहते हैं तो वो आप किस तरीके से कर सकते हैं, उसके लिए कौन कौन से हेल्पर फंक्शन हमारे पास अवेलेबल होती हैं। इनको आपने रटा लगाने की जरूरत नहीं है, जस्ट आपको ये नोट करना है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। एक जो इम्पोर्टेंट चीज है वो आप इस फंक्शन को यूज जरूर रिमेंबर कर सकते हैं कि ये वाला फंक्शन है जिसके थ्रू आप अपनी पेरेंट थीम का यूआरआई गेट करते हैं और फिर उससे रेलेवेंट, उससे स्पेसिफिक फिर रिलेटिव पाथ के अंदर जिस फोल्डर के अंदर भी आपकी फाइल पड़ी होगी इस फंक्शन को यूज करके आप उस तक पहुंच सकते हैं और उसको इंक्लूड करवा सकते हैं। तो एसेट्स जैसे CSS फाइल्स, जावास्क्रिप्ट फाइल्स, इमेजेस और फॉन्ट्स, उनको हम अपनी ब्लॉक थीम के अंदर किस तरीके से ऐड करते हैं वो हमने डिटेल के अंदर इस वीडियो के अंदर डिस्कस किया है।